Hello students, how are you? I hope you are doing well. So students, so far I have discussed all the basics and fundamental concepts of permutations and combinations. 14 videos मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, 14 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अब परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस को बेसिक से समझने में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो एक काम करो, अगर नहीं देखा है परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस को तो जाके फटाफट जाओ उन सारे वीडियोस को देख डालो। अगर वीडियोस लंबे लंबे लग रहे हैं, ऑब्वियसली सीखने के लिए तो लंबे वीडियोस को देखना पड़ेगा, तो 1.2x स्पीड पे देख लो, 1.5x स्पीड पे देख लो, जैसे देखना है देखो, लेकिन जाके फटाफट कंप्लीट करो। अगर कंप्लीट करोगे तो ही सीख पाओगे। और उसके अलावा मैंने जैसा बताया था कि मैं रील्स के माध्यम से और बाकी जो वीडियोस के माध्यम से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जैसे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या फिर ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन अपकमिंग एग्जाम्स, तो वो चीजें हम लोग करते रहेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है। ये यूपीएससी जिस समय सीसैट नहीं था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ना में ये पूछा गया है। ये 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन चूंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अट्रैक्ट करता है और हमेशा से यूपीएससी को जिस तरह के क्वेश्चंस बनाने की आदत है ना, और वो जिस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म करती है और स्टूडेंट्स में वो जो ढूंढती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस को देने की बार बार कोशिश करते रहेंगे। मतलब इस जो आप देख रहे हो ना, आइडेंटिकल बॉल्स टू बी प्लेस्ड इन सेल्स, माना ये जो है ना थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत जरूरी होता है अगर हम उन टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट सीधा सीधा क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। अब यहां से शॉर्ट वीडियोस भी तुम्हारे आते जाएंगे, ठीक है। In how many different ways can all of 5 identical balls be placed in the cells shown below such that each row contains at least one ball? hmm? कहानी कहानी कुछ ऐसा है इस कहानी में कि आपको बताया गया है कि 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल बॉल्स मतलब एक जैसे 5 गेंदे हैं, और आपको इन 5 बॉल्स को इन सेल्स में रखना है। ये जो देख रहे हो ना, ये स्क्वायर बॉक्स, इन बॉक्स में रखना है, इनको सेल्स कहते हैं। तो 5 बॉल्स को, अच्छा कितने सेल्स हैं? 1 2 3, तो 3 गुना 3 9 सेल्स हैं। तो 9 सेल्स में मतलब अगर मैं इसको एक रो कहूं, रो 1 उसमें 3 सेल्स, रो 2 उसमें 3 सेल्स, रो 3 उसमें 3 सेल्स हैं, ठीक है। अब इन 9 सेल्स में, ठीक है, 9 बॉक्सेस में आपको रखना है 5 आइडेंटिकल बॉल्स। लेकिन उन 5 आइडेंटिकल बॉल्स को आपको ऐसे प्लेस करना है कि कोई भी एक बॉक्स खाली ना चला जाए। मतलब कम से कम एक, कोई भी एक बॉक्स नहीं कहना चाहिए मुझे, कोई भी एक रो भी खाली ना चला जाए। कहने का मतलब हर एक रो में कम से कम एक बॉल तो होना ही चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने रो 1 रो 2 में पांचों के पांचों किसी तरह एडजस्ट कर दिया, फिट कर दिया और रो 3 खाली चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक रो में कम से कम एक होना ही चाहिए। तो 5 आइडेंटिकल बॉल्स का प्लेसमेंट हम लोगों को देखना है। अब अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि 5 बॉल्स का प्लेसमेंट कैसे करें, तो देयर आर 2 थिंग्स, दो चीजें हो सकती है। 5 बॉल के प्लेसमेंट में आपको दो चीजें यहां पे हो सकती है, दो केसेस हो सकते हैं। अब कौन कौन से दो केसेस हो सकते हैं, जरा आओ केसेस को समझते हैं। केस नंबर 1, पहला केस तो ये हो सकता है जिसमें अगर मैं एक रो को चुनाव करूं, एक रो मैं उठाऊं, एक रो में मैं 3 बॉल्स डाल दूं। 5 आइडेंटिकल बॉल्स है, एक जैसे बॉल्स है, तो मैंने एक रो में 3 बॉल डाल दिया। और अगर एक रो में मैंने 3 बॉल डाल दिया तो बाकी के जो 2 रोज बचे हैं उनमें मैं एक एक डालूं। 3 इसमें डाल रहा हूं, एक इस रो में डालूंगा, दूसरा इस रो में डालूंगा। 5 हो गए पूरे। 3, किसी एक रो को चुनाव करो, किसी एक रो में 3 बॉल्स डाल दो और बाकी एक जो बचे हुए 2 रोज हैं उसमें एक एक बॉल रख दो, कहीं भी रखो, ठीक है, लेकिन एक एक, तो 5 हो गया। तो एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि 2 रोज उठाओ, उसमें 2 2 बॉल रखो। मान लो रो 1 उठाया, उसमें 2 बॉल्स कहीं भी रखा, रो 2 उठाया, उसमें 2 बॉल्स रखा, 4 बॉल्स हो गए, एक बच गया बॉल और एक ही रो बच गया, उसमें एक बॉल डाल दो। मतलब 2 केसेस कौन कौन से बने? पहला केस था ये कि कोई भी एक रो का चुनाव करो, उसमें 3 बॉल्स डालो और बाकी के एक एक बॉल बाकी बचे हुए 2 रोज में डाल दो, 2 कतारें बची उसमें डाल दो। और दूसरा क्या था, 2 रोज में 2 2 बॉल डालो,
पहले रो में दूसरा, दूसरे रो में दूसरा, और जो रो बच गया उसमें एक बॉल डाल दो तो भी 5 आइडेंटिकल बॉल्स होंगे। तो यही दो तरह के केसेस होंगे। तो इन दो तरह के केसेस में मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला केस होता है 3 balls placed in one row and one ball each in remaining 2 rows। सिंपल सी चीज है कि एक रो को पकड़ो, उसमें 3 बॉल्स डाल दो, और बाकी के जो 2 रोज बचे हुए हैं उनमें एक एक बॉल डालो। ये हो गया एक प्लेसमेंट, केस 1। अच्छा, केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि दो बॉल्स, टू बॉल्स placed in, two balls to be placed in in 2 rows, 2 rows में दो बॉल्स डालो, and one remaining ball in one remaining row। दो केसेस बन गए। एक, दोनों केसेस समझ में आ गया कि किसी 2 रोज में दो बॉल्स डाल दो और एक जो बच गया उसमें एक डाल दो। तो चलो सबसे पहले ना मैं तुम्हें काउंटिंग करके दिखाता हूं, एक केस का काउंटिंग करूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले केस 1 में 3 balls placed in 1 row and one ball each in remaining 2 rows। अगर हमें ये करना है, ठीक है, आओ मैं इस तरह का एक यहां से तुम्हें समझाता हूं कि अगर मैं किसी भी एक रो का चुनाव करता हूं, किसी भी एक रो का चुनाव करता हूं, जैसे ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, मैंने रो 1 का चुनाव कर लिया, ठीक है। अब रो 1 का चुनाव किया और मैंने 3 के 3 बॉल्स इस रो में डाल दिए, 1 2 3। अब एक रो, किसी भी रो का चुनाव कर सकता था मैं या तो मैं पहले रो का चुनाव करूं और उसमें 3 बॉल डाल दूं, या तो मैं दूसरे रो का चुनाव करूं उसमें 3 बॉल डाल दूं, या तो मैं तीसरे रो का चुनाव करूं उसमें 3 बॉल डाल दूं। तो अभी क्या हुआ, मैंने एक कोई रो का चुनाव कर लिया और 3 बॉल डाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर पहले रो में मेरे पास 3 सेल्स हैं और पहले रो में मेरे पास 3 बॉल्स भी हैं, तो 3 सेल्स में 3 बॉल्स डालने के टोटल कितने तरीके होंगे? तो 3 सेल्स 3 बॉल्स 3C3 वेज। ऑब्वियसली एक वे, 1 वे होगा, 3C3 का मतलब होता है 1 वे। तो कहने का मतलब 3 बॉल उठाओ और 3 सेल्स हैं तुम्हारे पास, तो 3 बॉल को 3 सेल्स में, सब आइडेंटिकल हैं, तो ये भी नहीं है कि दोनों, अगर उसका जो तुम उसके अरेंजमेंट को भी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बॉल को सेकंड सेल में, सेकंड बॉल को थर्ड सेल में दोगे तो इससे अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। सारे आइडेंटिकल हैं तो सेम अरेंजमेंट रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बॉल्स हैं और 3 बॉल्स को 3 सेल में डालोगे तो ओनली 1 वे में तुम इसको डाल सकते हो, 1 वे में। जिसका मतलब, जिसको लिखते हम ऐसे हैं कि 3 सेल्स आर देयर, 3 balls are there, then 3 cells, 3 balls to be placed in 3 cells in 3C3 ways, ठीक है, 3C3 ways। और since all the balls are identical, तो हमें इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल होने की वजह से अरेंजमेंट होगा भी तो क्या, सब तो सेम ही रहेंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो यहाँ पे अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक ही जैसे अरेंजमेंट्स होंगे। तो एक रो 1 का चुनाव किया तो रो 1 में मैंने 3 बॉल्स प्लेस कर दिए, तो 1 वे में प्लेस कर दिया। अब एक बॉल मुझे अगले वाले रो में डालना है। अब अगले वाले रो में या तो बॉल मैं इसमें डालूंगा, इस सेल में डालूंगा, मतलब दूसरे वाले रो के पहले वाले सेल में डाल दूंगा, या तो मैं दूसरे वाले सेल के दूसरे वाले रो के दूसरे वाले सेल में डाल दूंगा, या तो मैं दूसरे वाले रो के तीसरे वाले सेल में डाल दूंगा। किसी में भी एक में भी डाल सकता हूं, क्योंकि मुझे एक ही बॉल तो देना है। तो यहां पे देखो तो सेल्स कितने हैं, 1 2 3, लेकिन बॉल कितना प्लेस करना है, ओनली 1। तो 1 बॉल कैन बी प्लेस्ड इन 3 सेल्स इन 3 वेज। यहां पे 3 बॉल्स, पहले क्या था, 3 बॉल्स टू बी प्लेस्ड इन 1 रो, 3 बॉल्स टू बी प्लेस्ड इन 3 सेल्स ऑफ 1 रो इन 3C3 वेज, मतलब ओनली 1 वे। लेकिन यहां पे वो चीज नहीं होगा, एक ही बॉल है और 3 सेल्स हैं, तो तीनों में से किसी में जा सकता है,
तो इन हाउ मेनी वेज वन बॉल कैन बी प्लेस्ड इन 3 सेल्स? 3 वेज, 3 वेज, जिसको तुम लिखोगे कैसे? तो देयर आर 3 सेल्स एंड वन बॉल टू बी प्लेस्ड, दैट इज 3C1। तीसरे वाले में भी वही है, एक बॉल बचा और एक बॉल आप या तो इस सेल में रो 3 के फर्स्ट सेल में रखोगे, या तो रो 3 के सेकंड सेल में रखोगे, या रो 3 के थर्ड सेल में रखोगे। इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज, जिसको लिखोगे कैसे? 3C1। ये तो तब करोगे ना बच्चे, ये तब करोगे जब फर्स्ट रो का तुमने चुनाव किया, यू हैव सेलेक्टेड फर्स्ट रो टू प्लेस 3 बॉल्स टुगेदर इन फर्स्ट रो। मतलब 3 बॉल एक साथ रखोगे फर्स्ट रो में, तब जो टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये होगा 9 वेज। लेकिन अगर यही चीज मैं, ये जो 3 बॉल्स हैं, ये पहले वाले रो में ना करके मैं ये 3 बॉल्स रो 2 में कर दूं, तो रो 2 में अगर मैं 3 बॉल्स कर दूंगा बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड रो में 3 balls can be placed in 3 cells of second row in only one way, and तब जो एक बॉल होगा वो फर्स्ट रो के किसी भी सेल में मैं डाल सकता हूं, और जो लास्ट बॉल होगा वो थर्ड रो के किसी भी सेल में डाल सकता हूं। तो मुझे पता है कि 3 बॉल्स अगर मैं सेकेंड रो में डालता हूं, 3 बॉल्स अगर मैं सेकेंड रो में डालता हूं, तो सेकेंड रो में 3 बॉल डालने का एक तरीका, फर्स्ट रो में एक बॉल डालने का 3 तरीका, क्योंकि एक बॉल किसी भी 3 में से एक में रखा जा सकता है, 3 तरीका, और एक बॉल बच गया और रो 3 के 3 सेल्स बच गए, तो एक बॉल को तीसरे रो के 3 सेल में से किसी में भी डालने के 3 तरीके, फिर से 9 वेज आ जाएगा ना। तो जब तुमने रो 1 में 3 बॉल्स एक साथ डाल दिया तो, और बाकी के 2 रोज में एक एक बॉल डाला, तो 9 वेज। तुमने रो 2 में 3 बॉल्स डाला और बाकी के रो 1 और रो 3 में तुमने एक एक बॉल डाला, तो 9 वेज। उसी तरह अगर मैं रो 3 में 3 बॉल्स डाल दूं, रो 3 में यहां 3 बॉल्स डाल दूं, 1 2 3 यहां डाल दूं, तो ऑब्वियस सी बात है 3 बॉल्स कैन बी प्लेस्ड इन रो 3 इन 3 वेज। तो रो 1 में 1 बॉल कैन बी प्लेस्ड इन रो 1 इन 1 वे, क्योंकि 3 बॉक्सेस होंगे, 3 सेल्स, एंड 1 बॉल टू बी प्लेस्ड इन 3 सेल्स इन 3 वेज। अच्छा सॉरी, ये 1 वे होगा, मतलब रो थर्ड में, थर्ड रो में 3 बॉल्स डालने के एक तरीके हो सकते, 3C3। रो फर्स्ट में 1 बॉल 3 सेल्स में से किसी भी एक सेल में अगर डालोगे तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं, 3 सेल्स 1 ball, in 3 ways we can put। multiply, एक बॉल बच गया and that 1 ball can be placed in row 2 and 3 cells of row 2। तो एक बॉल रो 2 के किसी भी सेल में रखोगे, तो रो 2 में 3 सेल्स हैं, तो 3 में से किसी भी सेल में रखोगे कितने तरीके से? 3 तरीके से, तो 3 वेज। तो तुमने नोटिस किया कि अगर तुमने रो 1 में 3 बॉल्स रखे तो 9 वेज, अगर रो 2 में तुमने 3 बॉल्स एक साथ रखा और बाकी के 2 रोज में 1 बॉल, तो 9 वेज, और रो 3 में तुमने 3 बॉल्स एक साथ रखा और बाकी के 2 रोज में 1 बॉल, तो भी 9 वेज। तो टोटल कितने हो गए? 27 वेज हो गए ना। तो मैं इसको इतना ना करके अगर मैं शॉर्टकट में करता, तो शॉर्टकट में मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं क्या करता पता है? मैं सिंपली एक छोटा सा काम करता। सिंपल यहां पे बता दिया गया है कि 3 बॉल्स को प्लेस करना है एक रो में और 1 बॉल प्लेस करना है बाकी के बचे हुए 2 रो में। तो अगर मैं यहां पे 3 बॉल्स का प्लेसमेंट करूंगा 1 रो में, तो सबसे पहले मैं कौन सा उस रो को चूज करूंगा, मुझे ये नहीं पता। मेरे पास रोज कितने हैं? 1 2 3, तो मैं 3 रोज है मेरे पास, तो 3 रोज मेरे पास हैं, लेकिन मुझे उस 1 रो को सेलेक्ट करना है जिसमें मैं 3 बॉल्स का प्लेसमेंट करूंगा एक साथ, चाहे मैं रो 1 में करूं या रो 2 में करूं या रो 3 में करूं। तो मैं 1 रो को इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 1 रो टू प्लेस 3 बॉल्स एट अ टाइम। तो इफ आई हैव 3 रोज, आई विल सेलेक्ट 1 रो in 3C1 ways, in 3C
वन वेज। तो 3C1 वेज में मतलब तीन में से कोई भी एक रो का मैं सिलेक्शन करूंगा 3C1 वेज में, ठीक है। और जिस रो का मैं सिलेक्शन कर लूंगा उसमें 3 सेल्स होंगे और 3 सेल्स में 3 बॉल्स को प्लेस करने के तरीके होंगे 3C3। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे थ्री रोज हैं, 3 रोज में 1 रो सेलेक्ट करने का तरीका 3C1, और जिस रो को तुमने सेलेक्ट किया उस रो के 3 सेल्स में 3 आइडेंटिकल बॉल्स को प्लेस करने का तरीका 3C3। तो यहां पे तुमने जब 3 बॉल्स प्लेस कर दिया किसी भी रो में, तो बाकी का जो रो बचे होंगे, तो मान लो जो दूसरा रो बचा होगा उसमें 3 बॉल्स, सॉरी मल्टीप्लाई, उसमें 3 सेल्स, ओनली 1 बॉल टू बी प्लेस्ड इन 3C1 वेज, और लास्ट रो जो बचा होगा 3 सेल्स होंगे उसमें एंड 1 बॉल टू बी प्लेस्ड इन 3C1 वेज। तो देखो तो बेटा कितना होता है ये, 3C1 का मतलब होता है 3C3 का मतलब होता है 1, 3C1 का मतलब 3 एंड 3C1 का मतलब 3। सो 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 इज 27 वेज। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं एक रो में 3 बॉल्स रखूं और बाकी के 2 रोज में 1 बॉल रखूं तो 27 वेज में मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां ये चीज देख के समझ में आ जाना चाहिए कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 3 इंटू 3, तो ये तब आया था जब मैंने किसी एक रो का सिलेक्शन किया था। लेकिन हमारे पास तो 3 रोज हैं, मतलब यहां पे मैंने जो लिखा ना 1 इंटू 3 इंटू 3, ये तब आया था जब एक रो का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन हमारे पास तो 3 रोज हैं, तो 3 रोज एक रो के सिलेक्शन में इतने तरीके से भर सकते हो, तो 3 रोज के सिलेक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने आप आ जाएगा 27 वेज। मतलब इतना करने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा, अब ये तो बात हो गई तब जब 3 balls placed in 1 row and 1 ball each in remaining 2 rows। तो कितने तरीके हो गए? तो 27 ways। अब मैं दूसरा वाला पार्ट देखता हूं, जब 2 balls to be placed in 2 rows and 1 remaining ball in 1 remaining row। तो मतलब ये कि अगर मैं मान लो अब इस सेक्शन में देखता हूं, मैं 2 बॉल्स को प्लेस करूंगा, 2 balls in 2 rows and 1 ball to be placed in 1 row। तो मैं एक काम करता हूं, पहले उस 1 बॉल को जिसमें मैं प्लेस कर सकता हूं, मैं उस रो को चुनता हूं। मान लो कि मैं पहले वाले रो को चुन रहा हूं, R1 को, ठीक है। इसमें या तो मैं इस सेल में एक बॉल रखूं या इस सेल में एक बॉल रखूं या इस सेल में एक बॉल रखूं। कितने तरीके से रखूंगा? ऑब्वियसली मैं एक बॉल रखना चाहता हूं और मेरे पास 3 सेल्स हैं, तो 3C1 तरीके से मैं रख सकता हूं, डेट मीन्स 3 वेज में, ठीक है, 3 वेज में। लेकिन अब उसके बाद जब मेरे पास रो 2 बचेगा या रो 3 बचेगा, तो मैं फर्स्ट रो में अगर 1 बॉल रखता हूं 3 वेज में, तो रो 2 में अब मैं 3C2 वेज में रख पाऊंगा 2 बॉल्स। मतलब दूसरे वाले रो में मुझे 2 बॉल्स प्लेस करना है, तो 1 2 3 सेल्स हैं, तो 3 सेल्स में 2 बॉल्स को 3C2 वेज में मैं रख सकता हूं। 3C2 का जब सॉल्यूशन करोगे इट इज 3 वेज। और फिर 2 बॉल्स बच गए, जो 2 बॉल्स बच गए, अब थर्ड रो में 3 सेल्स हैं, इसमें 2 बॉल का प्लेसमेंट 3C2 वेज में होगा, ये भी 3 वेज होता है। तो अब तुम देख रहे हो कि when you have placed 1 ball in first row, 1 ball in first row in how many ways? 3 ways, and then 2 balls in row 2, 2 balls in row 3, then total number of ways in which, ध्यान से सुनना मेरी बात को, total number of ways in which you have placed 1 ball in first row and then 2 balls in second row, 2 balls in third row, it is 3 into 3 into 3। but you have placed 1 ball in row number 1 then, लेकिन हमारे पास तो रो कितने हैं? 3 है ना, तो 3 में से मैं किसी भी रो को चुन सकता हूं। मैंने रो 1 को चूज किया था 1 बॉल प्लेस करने के लिए, तब इतने वेज थे। अगर मैं यही चीज रो 2 को चूज करूंगा, तो रो 2 में अगर मैं 3 वेज में
में 1 बॉल प्लेस करूंगा तो रो 1 में 3c2 वेज में 2 बॉल्स प्लेस करूंगा, रो 3 में 3c2 वेज में 2 बॉल्स प्लेस करूंगा। अगर यही काम मैं तीसरे रो में करता हूं, मतलब 1 बॉल मैं तीसरे रो में रखता हूं, तो फर्स्ट रो में 2 बॉल्स रखूंगा, सेकेंड रो में 2 बॉल्स रखूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी रो का जो सिलेक्शन करूंगा ना, किसी भी रो का, तो 3 रो में से किसी 1 रो का जो सिलेक्शन होगा वो 3 वेज में होगा। और इसीलिए अगर 1 रो में मैं 1 बॉल रखता हूं और बाकी के 2 रोज में मैं 2 बॉल्स रखता हूं, तो ये 27 वेज में ऐसा मैं कर सकता हूं। तो मैं 3 रोज में से किसी भी एक रो का सिलेक्शन करूंगा, 3 रो में से किसी भी एक रो का सिलेक्शन करूंगा, तो कितने वेज में? 3 वेज में। कोई भी 3 रो हो सकता है ना वो। तो टोटल नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट होगा ना, जिसमें मैं 2 बॉल्स को 2 रोज में और 1 बॉल को 1 रो में रख सकता हूं, ये टोटल 81 वेज में होगा। मतलब मैं सिंपली तुम्हें यहां लिख के दिखा देता हूं कि इफ 1 बॉल टू बी प्लेस्ड इन 1 रो इन 3c1 ways, 1 ball to be placed in 1 row in 3c1 ways, but which row to be selected? There are 3 rows, and if you want to select 1 row to place 1 ball in 1 row, so in 3c1 ways you can select 1 row. So 3c1 is the total number of ways in which you can select 1 row. 3c1 is the total number of ways in which you can place 1 ball in 3 cells of any 1 row, and then 2 balls can be placed in the next row, next 3 cells of the 2 balls can be placed in next 3 cells of the next row, and rest 2 balls can be placed in 3 balls और 3 cells of the next row, मीन्स फाइनल रो। तो इस तरह से जो टोटल सिलेक्शन होगा, सेम वही चीज आया ना, 3 3 3 3, 81 वेज। तो 81 वेज में ऐसा होगा कि 2 बॉल्स रखेंगे हम 2 रोज में और 1 बॉल रखेंगे हम लास्ट जो बचा हुआ एक रो में। तो टोटल नंबर यहां पे कितना हो गया इसके लिए? 81 वेज, इसके लिए 81 वेज। तो टोटल नंबर जो होगा ना बच्चे, ये टोटल नंबर कितना हो गया? सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 आइडेंटिकल बॉल्स कैन बी प्लेस्ड इज 27 पहले केस में एंड 81 दूसरे केस में। तो 27 प्लस 81 एडेड अप टू गिव यू 108 वेज। तो 108 वे में हम ऐसा कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। मुझे लगता है ये सिखाने में मैं कहीं ना कहीं सफल रहा हूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, जिन बच्चों को बहुत ही बेसिक से चीज़ों को पढ़ना है, जो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बेसिक से हमें अगर पढ़ना हो, फंडामेंटल लेवल से चीज़ों को सीखना हो, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस वगैरह करना हो, और तैयारी अगर ऐसी करनी है कि डाउट्स वगैरह लाइव सेशंस हो जाए डाउट्स के, तो कुमार मैथमेटिक्स मेरा ऐप है, ठीक है। और उस ऐप में एक कोर्स है निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स, फुल कोर्स फॉर सीसैट 2025 नाम का। इन दोनों का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मतलब इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो वहां लिंक तुम्हें दिख जाएगा। अभी एक बात तुम्हें ध्यान, ये जो निर्भीक 2.0 है ये बहुत ही शानदार कोर्स है। इसमें तुमको लाइव सेशंस हैं, डाउट्स और रिकॉर्डेड सेशंस है। रिकॉर्डेड सेशंस पूरा देख लो, हर एक टॉपिक पे कई वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस उसे देख लो। डाउट होता है तो उसको लाइव सेशंस में डाउट को क्लियर करो। पीडीएफ्स और पीपीटीज तुम्हें मिलते हैं, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस वगैरह तुमको करते हो, उसको डाउट सेशंस में पूछते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसको तुम क्लियर करते हो। कहने का मतलब पूरी तरह से तुम्हारा बेसिक से जो एग्जाम लेवल तक की तैयारी होती है ना वो मेरे देख रेख में होता है और बेहतरीन तरीके से होता है। तो तुम अगर प्लस माइनस तक भी नहीं जानते हो तो इन कोर्स को, ये निर्भीक 2.0 को ज्वाइन करो, या फिर और जो दूसरा कोर्स है अर्थमेटिक्स का या रीजनिंग का, उन सबको किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो यूपीएससी की तैयारी करता है, पीसीएस की तैयारी करता है,
पीएससी जिसको तुम कहते हो अपने लैंग्वेज में, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो तो ज्वाइन करो ही। साथ ही साथ अगर तुम सीडीएस की, एसएससी की, सीएपीएफ की भी तैयारी करते हो, जहां अर्थमेटिक्स है, जहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है, तो भी तुम इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं ना, जो एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज करने वाले बच्चे, वो सीधा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ऐप को, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप को। और जो आईओएस वाले बच्चे हो, आईओएस यूजर्स, मतलब जो आईफोन यूज करते हो, एप्पल आईफोन, मैकबुक यूज करते हो, तो उनको क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद तुमको एक मेरा ORG कोड मैं दे रहा हूं, ORG कोड कहते हैं उसको, उस कोड को का UOPDV, ये कोड जो है ना, ORG कोड UOPDV, इसको यूज करते ही तुम्हारे iOS में भी कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलना शुरू होगा। मैं जरा तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड दिखा देता हूं ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए। तुम मेरे चैनल पे जाओगे, ठीक है, तुम मेरे चैनल पे गए, ठीक है, अभी चले जाओ चैनल पे। हम्म, तुम गए मेरे चैनल पे, ठीक, कोई सा भी वीडियो खोल दिया, किसी भी वीडियो को खोल दो, मोर में जाओ और नीचे देख लो कुमार मैथमेटिक्स ऐप, लिंक है ये। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे तुम आ जाओगे, और गूगल प्ले स्टोर पे आते ही तुम चाहो तो यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, जिनको सीधा निर्भीक 2.0 कोर्स में जाना है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करो, सीधा निर्भीक 2.0 कोर्स में एंटर कर गए। अब इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं वो डाउनलोड करेंगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से, और जो आईओएस यूजर्स हैं वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे। और मेरा ORG कोड UOPDV ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको देख लो, जैसे ही उसमें डालोगे आईओएस में भी चलने लगेगा कुमार मैथमेटिक्स ऐप। इतना ही नहीं, मुझे फॉलो करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, सब दिया हुआ है बच्चे, नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, किसी भी तरह से ज्वाइन करो, PDF PPT चाहिए वो करो, डाउट्स अपना फॉरवर्ड करो, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू। आगे ऐसा ही एक वीडियो आएगा जिसमें इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, और इसी तरह अब हम एक साथ जुड़े रहेंगे। बाय। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलो, अगर तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी बेनिफिटेड हो इससे, तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बड़े भाई बहनों को, या जिनको भी दोस्तों को, ठीक है, शेयर करो, क्योंकि सब इससे बेनिफिटेड होंगे। जय हिंद।